मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेरर ट्यूब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों से ये निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आप लोगों का ये सपोर्ट मेरे लिए अमूल्य है। मैं आशा करता हूं कि ये मेरा निवेदन पूरा होगा। तो जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए। मेरा नाम महेश है और मैं यूपी के रामगढ़ जिले का रहने वाला हूं। दोस्तों, हम बचपन से अपने घर वालों से भूत प्रेतों से संबंधित किस्से कहानियां सुनते चले आते हैं और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा डर जिज्ञासा में बदल जाता है। मतलब हमें डर तो अब भी लगता है, पर कभी कभी हम यह देखना चाहते हैं कि असल में इसका कारण क्या है। हम किसी जगह से किसी चीज से डर रहे हैं तो क्या वह कारण सही है या नहीं। 1999 में मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा दी थी और परीक्षा के बाद हमें एक लंबी छुट्टी पड़ रही थी। वैसे मेरी ज्यादातर पढ़ाई शहर में हुई थी और छुट्टियों में मैं हमेशा अपने चाचा के घर रहने जाया करता था, क्योंकि वहां पर मेरे भाई दोस्त वगैरह सब मेरी ही उम्र के थे। तो मेरा चचेरा भाई कुलदीप और हमारा दोस्त राकेश, हमें एक आदत थी कि हम खाना खाने के बाद यूं ही आसपास टहलने जाया करते थे। असल में राकेश को तंबाकू और सिगरेट पीने का बहुत शौक था और उसके साथ साथ हम भी कभी एक दो कश मार लिया करते थे। उन दिनों हम गांव के करीब बहने वाली नदी के तट पर जाकर बैठ जाते थे। वह नदी गर्मियों में ज्यादातर सूखी रहती थी और वहां पर कोई आता जाता भी नहीं था, इसलिए वह हमारे लिए एक सेफ जगह थी। एक रोज की बात है, हम हमेशा की तरह नदी के किनारे कुछ बड़े पत्थरों पर बैठे हुए थे। वहां पर बैठे बैठे वहां की हवा का आनंद ले रहे थे। लेकिन उस दिन पास के गांव में कुछ कार्यक्रम था, इसलिए रात भर लोगों का आना जाना शुरू था। तब मैंने उन्हें कहा कि चलो किसी दूसरी शांत जगह पर चलते हैं। तो कुलदीप ने कहा, चलो पारधीवाड़ी की पहाड़ी पर जाता है। बहुत शांत और सुकून से भरी जगह है। वहां तो दिन में भी कोई आता जाता नहीं। हमारी यहाँ किसी छोटी बस्ती को वाड़ी कहते हैं। दरअसल हमने भी कई दिनों से सिगरेट नहीं पी थी, तो सिगरेट पीने का हमारा बहुत मन कर रहा था। पारधीवाड़ी का नाम सुनते ही राकेश एकदम से चौंक गया और उसने कहा, पागल हो गया क्या तुम लोग? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम पारधीवाड़ी के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। तब मैंने उसे समझाते हुए कहा, अरे राकेश, जानते तो सब है, पर अब तक वहां कुछ भी हुआ है क्या? मैंने तो बचपन में कितने सारे किस्से सुने हैं, पर आज तक वह किसी भी अजीब चीज को होते हुए नहीं देखा है। असल में हम दोनों को भी सिगरेट की तलब लगी थी और मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कुलदीप ने कहा, चलो बाइक से चलते हैं, बाइक से जाएंगे तो जल्दी वापस आ जाएंगे। बाइक का नाम सुनकर राकेश भी हाँ न करते हुए हमारे साथ आने को तैयार हो गया। असल में हमने बचपन में अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से पारधी बस्ती का सिर्फ नाम सुना था। मतलब उस बस्ती यानी वाड़ी को किसी ने देखा नहीं था। गांव के लोगों ने भी बस उस वाड़ी के किस्से सुने थे। लोग कहते थे कि किसी जमाने में नदी के पार एक बस्ती हुआ करती थी, पर किसी ने भी उसे देखा नहीं था। पर कोई अगर अनजाने में वहां चला जाता है तो उसे कभी कभी वह बस्ती दिखाई देती है। अब उस वक्त हमें इतना ठीक ठीक याद नहीं आ रहा था, पर कहानी कुछ ऐसी ही थी। जब हम वहां जाने के बारे में सोच रहे थे, उस वक्त रात के कुछ 10 या 10:30 बज रहे थे। मेरे भाई कुलदीप ने अपनी बाइक निकाली। राकेश ने भी चुपचाप अपनी दुकान से कुछ सिगरेट वगैरह ले ली और फिर हम तीनों भी बाइक से पारधीवाड़ी की तरफ निकल पड़े। कुछ 10 मिनट में हम नदी के किनारे तक पहुंच गए। हमें पहाड़ी की जगह पर जाने के लिए पारधीवाड़ी से आगे जाना था। मतलब वहां ऐसा कोई निशान तो नहीं था कि जिसे देखकर आप यह बता सकें कि हाँ, यहां पर पारधीवाड़ी की बस्ती हुआ करती थी। वहां बस एक सुनसान सूखी बंजर जमीन थी और उसी जमीन को लोग पारधीवाड़ी कहा करते थे। हमें उस जमीन से आगे जाना था जहां से हम गुजरने वाले थे। उस जगह पर कई सारे सूखे पेड़ थे जो उस जगह को और भी डरावना बना रहे थे। बहुत शांत और सुनसान माहौल था वहां का। उससे पहले हमें एक नदी को भी पार करना था। हम जिस बस्ती के बारे में बात कर रहे हैं वह गुमनाम बस्ती कभी नदी के दूसरी तरफ हुआ करती थी और हमें भी आगे जाने के लिए उस सूखी नदी को पार करना था। नदी ज्यादा चौड़ी तो नहीं थी, यहीं कोई 40 से 50 फुट चौड़ी थी और 15 या 20 फीट गहरी। नदी के दोनों तरफ तेज चढ़ाव था। पर जैसे ही हम तीनों बाइक से नदी के अंदर उतरे, नदी के सूखे तल में जाकर
अचानक हमारी बाइक बंद पड़ गई। हमने बाइक चालू करने की बहुत कोशिश की पर कोई उपाय नहीं हुआ। हम पिछले 15 मिनट से बस कोशिश किए जा रहे थे पर हमारा सारा समय बर्बाद हो रहा था। एक एक कर माचिस की सारी तीलियां भी खत्म हो गईं और फिर बाइक को शुरू करने की हमारी हिम्मत भी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाइक को अचानक क्या हो गया था और उस वक्त राकेश बार बार यही बात दोहरा रहा था। मैंने कहा था ना, ये जगह अच्छी नहीं है, हमें यहां आने की कोई जरूरत नहीं थी। अब हमने भी ठान ली थी कि हम आगे जाकर ही रहेंगे, इसलिए हमने बाइक को धकेलते हुए ऊपर चढ़ा दिया और नदी के दूसरी तरफ तट पर पहुंच गए। इस सारी झंझट में हम काफी थक गए थे पर फिर भी हमने किसी तरह बाइक के साथ वो सूखी नदी पार कर ली थी। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, थोड़ा आगे जाने पर हमें कुछ दूर एक झोपड़ा दिखाई दिया। उस झोपड़े के पास कोई बैठा हुआ था क्योंकि वहीं से हमें उसके खांसने की आवाज सुनाई दे रही थी। दूर से झोपड़े से बाहर आती रोशनी दिखाई पड़ रही थी तो मैंने उन दोनों से कहा, मैं ना कहता था इतने साल हो गए हैं, यहाँ कुछ तो बदलाव जरूर हुआ होगा। चलो उस घर से हमें कुछ ना कुछ मदद जरूर मिल जाएगी। फिर हम तीनों भी उस झोपड़े के करीब चले गए। राकेश और कुलदीप बाइक के साथ झोपड़े से थोड़ी दूर खड़े थे। मैं उस झोपड़ी के पास जाने लगा। मैंने देखा कि वहां झोपड़ी के बाहर कोई बूढ़ा चिलम तमाकू पी रहा है। झोपड़े का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से दिए की एक हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। मैं उस बूढ़े के पास जाकर खड़ा हो गया पर उनका मेरी तरफ जरा भी ध्यान नहीं था। आसपास सब कुछ बहुत शांत और वीरान था। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। न वहां दूसरा कोई झोपड़ा दिखाई दे रहा था और न ही कोई दूसरा इंसान। मैं अब भी उस बूढ़े के पास खड़ा था। मैंने देखा कि वह मेरी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें आवाज दी और कहा, बाबा हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है। अगर आपके घर से कोई दिया या माचिस मिल जाती तो हम थोड़ा देख लेते कि गाड़ी में क्या गड़बड़ी है। उन्होंने चिलम से धुएं को खींचकर बाजू में रख दिया और गहरी आवाज में खांसते हुए वह उस झोपड़ी के अंदर चले गए। फिर झोपड़ी के अंदर से एक जलती लकड़ी लाकर उन्होंने मेरे हाथ में थमा दी। मैंने उनके हाथ से लकड़ी ली और पीछे मुड़कर कुछ कदम दूर ही गया था कि तभी मेरे दोनों दोस्त वहीं से चिल्लाने लगे, भाग भाग थी, भाग यहां से। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन उनके उस अजीब बर्ताव से मैं थोड़ा डर गया था। मुझे लगा कि वह जानबूझकर मुझे डराने के लिए कोई नाटक कर रहे हैं, पर तब वह दोनों भी गाड़ी को वहीं छोड़कर नदी की तरफ भागने लगे। अब उन्हें ऐसे दौड़ते हुए देख मैं और भी डर गया और जाने अनजाने में मैं भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। लेकिन वह होता है ना कि कभी कभी हमें अंदर से कुछ एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वैसा ही कुछ एहसास मुझे भी उस वक्त हुआ था। मैंने दौड़ते हुए ही अपने पीछे मुड़कर देखा और तब भागते भागते कुछ पल के लिए मैं अपनी जगह पर ही रुक गया। मैंने देखा कि मेरे पीछे वहां कोई झोपड़ा नहीं था, कोई बूढ़ा नहीं था, न वहां कोई रोशनी थी और न ही मेरे हाथ में कोई लकड़ी थी। सब तरफ बस काला घना अंधेरा था और गहरा सन्नाटा था। वहां हमारे साथ कुछ तो अजीब हुआ था। वहां का वह भयानक नजारा महसूस होते ही मैं और दुगनी तेजी से भागता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उन्होंने तब तक नदी पार कर ली थी। हम तीनों भी नदी के दूसरी तरफ चले गए। मैंने घबराते हुए उन्हें कहा, अरे अरे बाबा, वह झोपड़ा अचानक कहाँ गायब हो गया? तब कुलदीप ने मुझे बताया कि तेरा नसीब अच्छा था जो तू बच गया। तूने तो बस उन्हें गायब होते हुए देखा था, पर हमने जो देखा अगर तू वह देख लेता तो तेरी हालत खराब हो जाती। जब उस आदमी ने तुम्हें वह जलती हुई लकड़ी दी थी ना, तब हमने उस आग की रोशनी में उसका चेहरा देखा। उसका कोई चेहरा ही नहीं था और तभी एक औरत झोपड़े के अंदर से दरवाजे में आकर खड़ी हो गई। उसका भी कोई चेहरा नहीं था, उनकी आंखें नहीं थी, पर फिर भी ऐसा लगा जैसे वह दोनों हमारी तरफ देख रहे हों। बहुत ही डरावना था वो सब कुछ और इसलिए हम वहां से भागने लगे। हम तीनों भी किसी तरह भागते दौड़ते हुए घर पहुंच गए। हमने हमारे साथ जो भी हुआ वो हमारे घर वालों को बता दिया। उस वक्त चाचा ने हमारी बात शांति से सुन ली, लेकिन वो हमारी हालत पर हंस रहे थे और तब उन्होंने हमें बताया कि उनके दादाजी ने उनके बचपन में उन्हें उस जगह के बारे में एक कहानी बताई थी। वो कहानी ऐसी थी कि उनके गांव से थोड़ी दूर उस पहाड़ के करीब कई साल पहले एक बस्ती हुआ करती थी, जिसे गांव के लोग पारधीवाड़ी इस नाम से जानते थे। वो लोग आसपास के गांव वालों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। कई साल पहले
मतलब जब मेरे चाचा के दादाजी छोटे थे तब उन्होंने आखिरी बार बस्ती के लोगों को देखा था, मतलब आज से 125 साल पहले। उसके बाद वहां उन्हें कोई बस्ती दिखाई नहीं दी। बस्ती के लोग अचानक गायब हो गए थे। उस बस्ती का कहीं पर कोई नाम दर्ज नहीं था और न ही कोई नामो निशान बचा था। बस उस वक्त से वहां के रहने वाले लोगों के दिमाग में उस बस्ती की कुछ यादें बची थीं। असल में कहते हैं कि इन सब के पीछे अंग्रेजों का हाथ था। उस वक्त अंग्रेजों ने कोई कानून बनवाया था जो कि पारधी लोगों के खिलाफ था। पारधी लोग मूल आदिवासी शिकारी लोग थे जिनका असली काम जंगली जानवरों और पक्षियों का शिकार करना था। पर उस वक्त अंग्रेजों ने कोई कानून बनाकर शिकार पर पाबंदी लगा दी। उस कारण से वो आदिवासी लोग जंगल से निकलकर बाहर आ गए। लेकिन उस वक्त के लोगों ने और समाज ने उन्हें अपनाया नहीं। उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इसलिए यही लोग मजबूरी में चोरी करने लगे, लूटने लगे। अंग्रेजों के कानून के हिसाब से अब वह गुनहगार बन गए थे। अंग्रेज लोग भी इन लोगों से बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन वह उनका सामना नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए उन्होंने एक रात इस सारी बस्ती को जलाकर राख कर दिया था। किसी को कुछ पता नहीं चला क्योंकि अगले दिन वह बस उस बस्ती की राख बची थी। अब पता नहीं, पर कहते हैं कि जो भी उस रात उस जमीन पर अचानक जलकर राख हो गए थे, वह आज भी कभी कभी वहां से गुजरने वाले लोगों को दिखाई देते हैं, उन्हें आवाज देते हैं। हमने जो देखा था, जो महसूस किया था, वह भी उसी का एक अंश था। सो आई होप गाइज आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करिए। जो लोग चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।